स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है द मुगल एम्पायर। इस चैप्टर में हम अब तक हु वर द मुगल्स टॉपिक पढ़ चुके हैं। मुगल मिलिट्री कंपेन के बारे में भी हमने जान लिया था। टेबल 1 हमने पढ़ लिया है। बाबर के बारे में पढ़ चुके हैं, हुमायूं के बारे में और अकबर के बारे में। आज हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर का जो समय था वो था 1605 से लेके 1627 तक। मिलिट्री कंपेन्स स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। मिलिट्री कंपेन जो अकबर ने शुरू किए थे वो जहांगीर ने उसी प्रकार जारी रखे। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवार अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज। सिसोदिया रूलर ऑफ मेवार जो अमर सिंह था उन्होंने मुगल सर्विसेज एक्सेप्ट कर ली थी। लेस सक्सेसफुल कंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। उन्होंने काफ़ी कंपेन चलाई है अपने शासन को इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे सिख्स के खिलाफ, अहोम्स के खिलाफ और अहमदनगर के खिलाफ, लेकिन इसमें वो काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हो सके। प्रिंस खुरम द फ्यूचर एम्पर शाहजहां रिवेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीन। प्रिंस खुरम जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने क्या किया, अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी। द एफर्ट्स ऑफ नूरजहां जहांगीर्स वाइफ टू मिनिमलाइज हिम मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। नूरजहां जो कि जहांगीर की पत्नी थी, उन्होंने शाहजहां को पावरलेस करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही। उसके बाद है शाहजहां। शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे 1627 से लेकर 1658 तक। मुगल कंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। डेक्कन में शाहजहां के अंडर जो मुगल कंपेन चलाए जा रहे थे वो जारी रहे। द अफगान नोबल खान जहां लोधी रिवेल्ड एंड वर डिफीटेड। जो अफगान नोबल खान जहां लोधी था उसने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया लेकिन हार गया। कंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर। द बुंदेलाज वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। कंपेन्स अहमदनगर के खिलाफ लॉन्च किए गए। बुंदेलाज वर डिफीटेड, बुंदेलाज हार गए, एंड ओरछा सीज्ड, और ओरछा के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। इन द नॉर्थ वेस्ट द कंपेन्स टू सीज बल्ख फ्रॉम द उज्बेक्स। नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे जो कंपेन किया था उन्होंने सीज बल्ख फ्रॉम द उज्बेक्स, उज्बेक से बलखान पे कब्जा कर लिया। वाज अनसक्सेसफुल कंधार वाज लॉस टू द सफाविज। जो बल्ख था उज्बेक से, वो उसे कब्जा करने में अनसक्सेसफुल रहे। एंड कंधार वाज लॉस टू द सफाविज, और सफाविज कंधार शहर को हार गए। इन 1632 अहमदनगर वाज फाइनली अनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्सेस स्यूड फॉर पीस। 1632 में अहमदनगर के ऊपर कब्जा कर लिया और बीजापुर के जो फोर्सेस थी उसके खिलाफ लीगली कार्रवाई थी जो शांति बनाए रखने के लिए वो की। 1657 और 1658 में देयर वाज कन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंगस्ट शाहजहां सन। 1657 और 58 में शाहजहां के जो बेटे थे उनके बीच में राजगद्दी के लिए झगड़ा शुरू हो गया, कन्फ्लिक्ट, वाद विवाद पैदा होने शुरू हो गए। Aurangzeb was victorious and his three brothers, including Dara Sukhau, were killed. Shah Jahan was imprisoned for the rest of his life in Agra. शाहजहां के जो बेटे थे उनके बीच में जो औरंगजेब था वो विक्टोरियस जेतू रहा, और उसके जो 3 ब्रदर थे बीच में जो दारा सखाऊ था वो मारे गए और औरंगजेब जीत गया और राजगद्दी पे बैठा। उसने क्या किया था, शाहजहां वाज इम्प्रिजन, शाहजहां को आगरे के किले में कैद रखा। उसके बाद है औरंगजेब। 1658 से लेके 1707 तक औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663 बट रिवेल्ड अगेन इन द 1680s। नॉर्थ ईस्ट में अहोम वर डिफीटेड 1663 में अहोम नॉर्थ ईस्ट में हार गए, बट रिवेल्ड अगेन, लेकिन 1680 में उन्होंने दोबारा से फिर विद्रोह कर दिया। इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड द सिक्स वर टेम्परेरली सक्सेसफुल। नॉर्थ वेस्ट में यूसुफजाई और सिक्स थोड़ी देर के लिए सफल हो पाए। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशंस एंड इंटरनल पॉलिटिक्स इन द राठौर्स राजपूत ऑफ द
मारवाड़ लेड टू देयर रेबेलियन। मुगल से जो राठौर राजपूत उनके जो पॉलिटिक्स मामले थे उनमें दखलंदाजी करते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ रेबेलियन कर दिया। कंपेन्स अगेंस्ट द मराठा चिफ्टेन शिवाजी वर इनिशियली, शुरू में जो मराठास थे शिवाजी के खिलाफ भी जो कंपेन थे वो चलाए, सक्सेसफुल रहे। बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी की इंसल्ट की, बेइज्जती की। तो शिवाजी क्या थे, एस्केप फ्रॉम आगरा, आगरा से बच के वो निकलने में कामयाब हो गए। declared himself independent king and resumed his campaigns against the Mughals। जब वहाँ से वो निकल गए तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर दिया और दोबारा से उनके खिलाफ कंपेन शुरू कर दिया। प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठाज। प्रिंस अकबर ने क्या किया, अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि इसको मराठाज की और डेक्कन सुल्तानत थी जो उनकी हेल्प मिलनी शुरू हो गई थी। ही फाइनली फ्लैड टू सफाविद ईरान, उसके बाद वो सफाविद ईरान में भाग गया। अकबर आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। अकबर के रिबेलियन जब औरंगजेब आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज, अकबर के रिबेलियन के बाद औरंगजेब ने अपनी आर्मी डेक्कन सल्तनत के अगेंस्ट भेजी। बीजापुर वाज अनेक्स्ड इन 1685 एंड गोलकुंडा इन 1687। 1685 में बीजापुर के ऊपर कब्जा कर लिया गया और 1687 में गोलकुंडा के ऊपर। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन्स इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठास। 1698 के बाद औरंगजेब ने पर्सनली इन कंपेन्स को मैनेज करना शुरू किया। डेक्कन के में जो चलाए गए थे मराठाज ने शुरू किए थे। जो मराठाज थे वो क्या करते थे, हु स्टार्टेड गोरिल्ला वारफेयर, उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर शुरू कर दी थी। गोरिल्ला वार क्या होती है, छुप के वार करते थे, वार करके वो छुप जाते थे। औरंगजेब आल्सो हैड टू फेस द रेबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिक्स जाट्स एंड सतनामीज। औरंगजेब को नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी विद्रोह का सामना करना पड़ा, जैसे सिक्स का, जाट्स का और सतनामीज का। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अहोम्स एंड द डेक्कन ऑफ द मराठाज, नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स का और डेक्कन में मराठाज का। हीज डेथ वाज फॉलोड बाय ए सक्सेशन कन्फ्लिक्ट अमंगस्ट हिज सन, उसकी मौत के बाद उसके बेटों के बीच में सक्सेशन के लिए वाद विवाद झगड़ा था वो शुरू हो गया। जैसे इस मैप में दिखाया गया कि पूरा जो इन दोनों ने मिलिट्री कंपेन के साथ अकबर और औरंगजेब ने काफ़ी हिस्से पे अपना कब्जा था वो कर लिया था। अब है मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोजेनिट्यूर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड बाय हिज फादर्स एस्टेट। प्रिमोजेनिट्यूर का मतलब क्या है, भी जो बड़ा बेटा होता है उसको वारिस बनाया जाता है उसके पिता की मौत के बाद। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड टिम्बरूड कस्टम ऑफ कोपरसेनरी कोपरसेनरी इनहेरिटेंस और ए डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस आल द सन्स। कॉपर सैनरी का मीनिंग क्या है, भी जो टिम्बर्ड कस्टम था उसके अनुसार क्या था, भी जो पिता की जायदाद थी या पिता का राज्य भाग कुछ भी था उसका वो डिवाइड करते थे उसके जितने बेटे थे उनमें सभी में। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज इन टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस फॉर रिबेलियंस बाय मुगल प्रिंसेस। जैसे टेबल 1 में हमने पढ़ा है उसमें मुगल प्रिंसेस के द्वारा जो रिबेलियन किए गए थे उससे हमें पता चलता है, उसमें आप देख भी सकते हो आप। विच डू यू थिंक इज़ ए फेयरर डिवीज़न ऑफ इनहेरिटेंस। इन दोनों में से कहते हैं आपको कौन सी जो इनहेरिटेंस है, डिवीज़न ऑफ इनहेरिटेंस कौन सी होनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। कौन कौन सी थी दो डिवीज़न, पहली थी प्रीमोजेनिट्यूर और दूसरी थी कोपरसेनरी। मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, मुगल्स राजा थे जो उनके जो दूसरे शहरों के रूलर्स थे उनके साथ कैसे संबंध थे, रिलेशन थे। टेक अ टुक एट टेबल वंस अगेन, जो टेबल 1 हमने पढ़ा है जहांगीर वाला, वो कहते हैं आप दोबारा से फिर देखो। यू विल नोटिस दैट मुगल रूलर कंपेन कॉन्स्टेंटली, जैसे हमने देखा है भी जो मुगल रूलर थे वो कहते लगातार उन्होंने
कंपेन चलाए अगेंस्ट रूलर्स और refused to accept their authority. But as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. काफ़ी उन्होंने कंपेन चलाए, काफ़ी जो अथॉरिटी जो भी अथॉरिटी उनको मानने के मना करते थे तो उनको वो अपने अंडर कर लेते थे। बट एज द मुगल बिकेम पावरफुल, क्योंकि अब जो मुगल थे वो शक्तिशाली बन चुके थे, मैनी अदर रूलर, काफ़ी जो रूलर थे वो अपनी इच्छा से उनके साथ मिल गए। द राजपूत सारे गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, इसमें राजपूत जो रूलर थे उनकी अच्छी एग्जाम्पल है, उदाहरण है। मैनी ऑफ देम, उन्होंने क्या किया, अपनी जो बेटियां थी मुगल्स फैमिलीज में उनके विवाह करने शुरू कर दिए, तो उसके साथ उनको काफ़ी अच्छी पोजीशन भी मिलनी शुरू होगी। बट मैनी रेसिस्टेड एज वेल, बट कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। द सिसोदिया राजपूत्स रेफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक सिसोदिया राजपूत ने मुगल्स के अंडर रहने से काफ़ी देर मना करते रहे, अथॉरिटी मानने से मना कर दिया उन्होंने। वंस डिफीटेड हाउ एवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, एक बार वो हार गए युद्ध में और फिर भी जो मुगल्स थे उन्होंने उनके ऑनरेबली उनके साथ ट्रीट किया। गिवन देयर लैंड, जो जमीन उनसे जीती थी उनको बैक एज असाइनमेंट उनको वापस कर दी और उनको बोला कि आप इसके ऊपर हमारी ओर से यहाँ पे काम करेंगे। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर अपोनेंट्स एनेबल्ड द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चिफ्टेन्स, वो जो भी हार जाता था उसके साथ कोई अपमानजनक व्यवहार नहीं करते थे, उनकी ऐसे रिलेशनशिप की वजह से जो विरोधी थे वो कहते उनके साथ सारे चिफ्टेन्स के साथ मैनी किंग्स के साथ उनके अच्छे संबंध थे और उनके ऊपर उनका बहुत बढ़िया प्रभाव था। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम, लेकिन जो ये बैलेंस था उसको काफ़ी लंबे समय तक बना के रखना काफ़ी मुश्किल था। लुक एट टेबल वंस अगेन, नोट दैट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी। टेबल 1 एक बार देखो, इसमें हमने पढ़ा था भी औरंगजेब ने जो जब वो बंदी बना लिया था शिवाजी तो उसने क्या किया था, शिवाजी को अपमान किया था, शिवाजी का अपमान किया था। औरंगजेब वाले में 1658 से लेके 1707 में वहाँ पे आपने हमने पढ़ा था औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स, हमने ये पढ़ा था ना। इसी प्रकार जहाँ पे बताया है भी अगर उसको अपमानित किया, उन्होंने अपमान किया तो इसलिए वो क्या हुआ, उनके खिलाफ हो गया वो। when he came to accept Mughal authority, what was the consequence of this insult, इस इंसल्ट का क्या नतीजा निकला। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। आपको जो मनसबदार है पहले उसका जो मीनिंग है वो बताऊंगी भी, जो मनसबदार है वो क्या होता है। मनसबदार कहते वाज ए मिलिट्री यूनिट विद इन द एडमिनिस्ट्रेट सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था मुगल एम्पायर ने शुरू किया था, जो इनका राजा था किंग अकबर के द्वारा शुरू किया गया था जी। द वर्ड मनसब इज ऑफ अरेबिक ओरिजन, जो ये मनसब है ये अरेबिक भाषा का वर्ड है जिसका मीनिंग है रैंक और पोजीशन। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू एनकॉम्पास डिफरेंट रीजन्स द मुगल रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल, जैसे जैसे कहते हैं उनका शासन प्रबंध फैलता जा रहा था तो काफ़ी लोगों की उसको एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए जरूरत पड़ रही थी। फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इरानियंस, इंडियंस, मुस्लिम्स, अफगान, राजपूत, मराठाज एंड अदर ग्रुप्स, ऐसे कहते हैं छोटे से ग्रुप से वो उनके जो ग्रुप थे वो इंक्रीज होते जा रहे थे, जिसके बीच में ईरानियन भी थे, इंडियन भी, मुस्लिम भी, अफगान भी, राजपूत भी, मराठास भी और अदर। दोज हु ज्वाइंड मुगल सर्विसेज वर एनरोल्ड एज मनसबदार, जो भी इस मुगल सर्विस को ज्वाइन करता था, एनरोल्ड मतलब कि इसे भर्ती करते थे उसमें, तो वो मनसबदार बन जाता था, मनसबदार कहलाता था। द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल, जो मनसबदार था उस एक किस के लिए यूज किया जाता था, इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए। हु होल्ड ए मनसब, जो एक मनसब को होल्ड करता था, संभालता था। मीनिंग ए पोजीशन और रैंक, इसको एक पोजीशन और रैंक अर्थ है जो उसके रूप में इसको यूज किया गया है।
इट वाज ए ग्रेडिंग सिस्टम। ये एक कहते हैं ग्रेडिंग सिस्टम था, जैसे आपको इम्तिहान होते हैं उसमें ग्रेड दिए जाते हैं A+ या A1 B1, इसी प्रकार इसमें जो मनसबदार था एक पोजीशन थी, रैंक था, जो सैलरी के आधार पे भी दिया जाता था और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से भी। रैंक एंड सैलरी वर डिटर्मिन्ड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। जो कहते रैंक था वो सैलरी के हिसाब से दिया जाता था, जिसको जैट बोला जाता। जैसे जैट रैंकिंग आपके बॉक्स में दिया गया है, नोबल्स विद ए जैट ऑफ 15,000 वर रैंक्ड हायर दैन। जैसे novels with a jar of 5,000 were ranked higher than those of thousands। जैसे एक मनसबदार को मिल रहा है 1000 और दूसरे को मिल रहा है 5000, तो इसमें जो रैंक है जैट है वो किसका ज़्यादा है, 5000, इसको रैंक लगा देते थे वो रैंक वाइज। इन अकबर्स रीजन देर वर 29 मनसबदार। अकबर के रेन में जब वो राज्य करता था उस समय 29 मनसबदार थे, विद ए रैंक ऑफ 5000 जैट, जिनमें रैंक 5000 वाले थे। बाय औरंगजेब रीन द नंबर ऑफ मनसबदार हैड इंक्रीज्ड। इनकी संख्या औरंगजेब के समय कितनी होगी, 79। तो ऐसे आप देख सकते हो कि कितना खर्चा था जो इनके ऊपर किया जाता था। The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of sawars और cavalrymen। मनसबदार्स जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्या थी, उसने सारे सवार्स और कैवेलरीमैन स्पेसिफाइड नंबर देना था उनको, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको मेंटेन करने की। द मनसबदार्स ब्राउट हिज कैवेलरीमैन फॉर रिव्यू गोट दैम रजिस्टर्ड। जो मनसबदार था वो अपने कैवेलरीमैन जो भी सवार थे उनको लेके आता था, उनको रजिस्टर करवाता था। देयर हॉर्सेज ब्रांडेड, जो उनके हॉर्स थे उनको भी ब्रांड लगाया जाता था। एंड दे रिसीव्ड मनी टू पे दैम एज सैलरी, और फिर उनसे भी क्या रिसीव करता था, मनी, सैलरी के रूप में जो पैसा था वो प्राप्त किया जाता था। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स। इसमें जो मनसबदार रिसीव करते थे सैलरी के रूप में एज ए रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स, जो रेवेन्यू उनको असाइन दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था, जागीर्स। जैसे जो दूसरा वर्ड है जागीरदार, इसका जो मीनिंग है पहले वो बता देती हूँ मैं। जागीरदार वर अलाउड टू कलेक्ट टैक्सीज। जो जागीरदार थे उनको, उनका काम क्या था, टैक्स इकट्ठा करना, रेवेन्यूज एंड मेंटेन ए स्टैंडिंग आर्मी, आर्मी के काम को देखना, उनको स्टैंड करना, मेंटेन करना। दिस वे दे रिसीव्ड बेनिफिट्स एंड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द दिल्ली सुल्तान्स। इस तरीके में वो क्या रिसीव करते थे, बेनिफिट्स मिलते थे उनको दिल्ली सुल्तान से। जागीर्स विच आर समवट लाइक इक्ताज। जो जागीर्स बोलते थे तो कई बार इसको क्या बोला जाता था, इक्ताज बोला जाता था। बट अनलाइक मुफ्तीज, मुक्ति की तरह नहीं थे। मोस्ट मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्ट्रेटिव देयर जागीर्स। मनसबदार्स को जहाँ पे उनकी जागीर से काम करना होता था, एडमिनिस्टर, वहाँ पे रहने की जरूरत नहीं थी। दे ओनली हैड राइट्स टू द रेवेन्यू फॉर देयर एडमिनिस्ट असाइनमेंट विच वाज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स। जो भी काम उनको असाइन किया गया था वहाँ पे उनको जाने की जरूरत भी नहीं थी। उनके जो काम थे या तो वो खुद भी जा सकते थे, नहीं तो वो उन्होंने आगे सर्वेंट से वो काम तो वो करवा लेते थे। सर्व्ड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द, चाहे भी जो मनसबदार थे वो किसी देश के और हिस्से में रह रहे थे। In Akbar's reign, these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the mansabdar। जो रेवेन्यू थी और सैलरी थी अकबर के रीन में, वो कहते क्या था, पूरी केयरफुली असेस की जाती थी ताकि जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है और सैलरी है वो इक्वल रहे दोनों। बाय औरंगजेब रीन दिस वाज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस दैन द ग्रांटेड सम। लेकिन औरंगजेब के समय में क्या हुआ, जो काफ़ी लंबे समय तक ऐसा नहीं हो पाया, जितना उन्होंने जो मनसबदार्स को देना होता था वो इतना कलेक्ट नहीं हो पाता था रेवेन्यू से, टैक्सेस से।
देयर वर आल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार। क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि जो मनसबदार थे वो काफ़ी संख्या में इंक्रीज हो चुके थे। विच मेंट ए लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड ए जगीर। इसका कारण क्या था? उनको काफ़ी लंबे समय तक जगीर की रिसीव करने की वेट करनी पड़ती थी। दीज एंड अदर फैक्टर क्रिएटेड ए शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जगीर्स। एक और रीजन भी था, एक फैक्टर था इसका, शॉर्टेज ऑफ नंबर ऑफ जगीर्स का। एज ए रिजल्ट मैनी जगीरदार ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जगीर। इसकी वजह से क्या हुआ? काफ़ी जो जगीरदार थे उन्होंने ट्राई टू एक्सट्रैक्ट सो मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड जागीर्स। इसलिए प्रत्येक वो कोशिश करते थे जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो रेवेन्यू ले सकते हैं वो इतना कलेक्ट करें। औरंगजेब वाज अनेबल टू कंट्रोल दी डेवलपमेंट। औरंगजेब जो इस डेवलपमेंट थी उसको कंट्रोल करने में अनेबल रहा। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीन एंड द पीसेंट्री देयर फोर सफ़र्ड ट्रमेंडियसली। इसलिए जो किसान थे उनको काफ़ी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, दुख सहने पड़े। थैंक यू बेटा।